यहाँ पर मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो आप लोग के बीच में आज वीडियो का पार्ट 3 नंबर पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा चुके हैं। पहला पार्ट में आप लोग को ब्रीथ का क्या दिए थे, आपका थ्योरी दिए थे। फिर उसका सेकंड पार्ट में आपका ब्रीथ का कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में आप लोग देखिएगा कि ब्रीथ से ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अर्धवृत्त। ठीक है ना। ब्रीथ को हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्रीथ के आगे क्या पढ़ना हम लोग को, अर्धवृत्त पढ़ना। फिर उसके बाद त्रिज्या खंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ब्लैक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग सकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं। तो आज हम लोग क्या करना है, अर्धवृत्त के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मूला के अनुसार कुछ क्वेश्चन आप लोग के आज हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो क्या चीज में पढ़ना रहता है बाबू, आपका क्षेत्रमिति में। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। सारे लोग बोर्ड पर यहाँ ध्यान दीजिए। हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं अर्धवृत्त। ठीक है, क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या नाम बाबू, इसका नाम है सेमी सर्कल, मतलब अर्धवृत्त, वृत्त का आधा हिस्सा। कितना, वृत्त का आधा हिस्सा। तो चलिए हम आपको यहाँ वृत्त पार के पहले यहाँ पर अर्धवृत्त पार के दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं बाबू, त्रिज्या हो जाता है। क्या होता है, त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं भी, त्रिज्या। मतलब ए भी आर और ए भी आर। और दोनों का अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, 2r। मतलब क्या देते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं। क्या से इंडिकेट करते हैं, डी से, यानी कि व्यास से। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त का त्रिज्या। अर्धवृत्त का त्रिज्या मतलब ओ ए और ओ बी। क्या बाबू, ओ ए और ओ बी। इसको क्या से इंडिकेट करेंगे बाबू, तो आर से इंडिकेट करेंगे। फिर उसके बाद अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का क्या व्यास, तो इसको ओ ए प्लस ओ बी मतलब आर प्लस आर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2r। अब व्यास को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू, तो डी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर 2r हो गया। तो क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर ही अगर यहाँ 2 लेकर नीचे चलाते हैं तो d/2 बराबर कितना, r। तो कहा जाएगा एक तरह से आपको यहाँ पर पहला में कि अर्धवृत्त का त्रिज्या, मतलब अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है कितना बराबर हो गया बाबू, मतलब कि अर्धवृत्त की त्रिज्या का क्या से इंडिकेट करते हैं, r से। और इसको हम फार्मूला लगाओ, क्या लिख सकते हैं बाबू, r बराबर d/2। और d का मतलब क्या होता है बाबू, व्यास। व्यास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायमीटर/2। किसका डायमीटर, अर्धवृत्त का डायमीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर में अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त का व्यास का फार्मूला कितना हो गया बाबू आपका, यहाँ पर ही 2r। अर्धवृत्त का व्यास का फार्मूला कितना हो गया, 2r। इसको हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं, इसको इंडिकेट क्या करते हैं हम लोग, d से। चलिए अब उसके बाद तीसरा नंबर में क्या है, अर्धवृत्त का परिधि। क्या बाबू, अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि में क्या क्या पढ़ने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वृत्त की परिधि बटा 2 प्लस व्यास। क्या लिखे बाबू, अर्धवृत्त की परिधि बटा 2 प्लस क्या, व्यास। किसका व्यास बाबू, तो यह अर्धवृत्त दिया हुआ है उसका व्यास। ठीक है ना। परिधि किसको बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। बाद में अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं, ये पूरा घूमकर यहाँ तक पहुंचता है, उसे क्या बोलते हैं, परिमाप, परिधि, परिमिति, उसी को कहा जाता है। ठीक है ना। अगर सर्कल का बात आता है तो हम लोग परिधि से इंडिकेट करते हैं। अगर आपका आयत का आता है, वर्ग का आता है, सब आता है, उसको क्या बोलते हैं, परिमिति और परिमाप के रूप में हम लोग उसको बोलते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना होता है बाबू आपका, यहाँ पर ही 2πr/2। और यहाँ पर कितना हो गया इसका, 2r। 2 से 2 कैंसिल, तो πr प्लस 2r। क्या बाबू, πr प्लस कितना, 2r। πr प्लस कितना, 2r। यहाँ से क्या कॉमा ले लेंगे, r कॉमा ले लेंगे, तो कितना बचेगा, π+2। ठीक, क्या बचेगा, π+2। मतलब अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना है, निकल कर यहाँ पर बाबू, r ब्रैकेट π+2, r ब्रैकेट π+2। अब थोड़ा सा इसको चर्चा करें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या लिखे हैं,
आर इंटू पाई प्लस कितना है 2, आर इंटू पाई प्लस 2। आर का वैल्यू यहाँ पर क्या निकाल के दिखाएं आप लोग को, क्या निकाल के दिखाए हैं, क्या निकाल के दिखाए हैं d/2। लेकिन पहले थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन हम थोड़ा कर लेते हैं। पाई का मान बोला जाए, पाई का मान +2, आर हो गया यहाँ 22 प्लस कितना 7 दूनी 14/2, तो यहाँ आर इंटू कितना हो जाएगा 36 बटा सॉरी एलसीएम में 14 बटा कितना 7 हो जाएगा, 22 प्लस 14/7 आई होगा 7, तो कितना हो जाएगा 36 आर बटा कितना हो गया आपका जाकर यहाँ पर ही 7 हो गया। आप ये भी कह सकते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है कितना होता है बाबू 36 आर बटा कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 36 आर बटा 7 होता है। चलिए अब उसके आगे थोड़ा सा फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। ये क्या है आपका वृत्त का आधा हिस्सा, क्या है वृत्त का आधा हिस्सा है। ओ से लेके ए की दूरी को क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं त्रिज्या, और ओ से लेके बी की दूरी क्या बोलते हैं, क्या है त्रिज्या, और दोनों मिला देते हैं ए से लेके बी तक के लिए तो क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्यास, ठीक है ना। अब इसमें सुनिएगा अर्धवृत्त की त्रिज्या को क्या से इंडिकेट किए बाबू, तो आर से ओ ए या बराबर ओ बी लिखे हैं, किसके कितना बराबर आर के बराबर। अर्धवृत्त का व्यास क्या है ओ ए प्लस ओ बी बराबर आर प्लस आर बराबर कितना हो गया 2r, और 2r को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं डायरेक्ट डी से, तो d/2 बराबर कितना हो गया r, मतलब अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना निकल कर आया बाबू r, यानी कि d/2। अर्धवृत्त का व्यास को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 2r लिख सकते हैं या फिर d लिख सकते हैं। अगर d के रूप में पूछा तो d लिखिएगा, मतलब व्यास के रूप में पूछा तो d लिखिएगा। फिर उसके बाद अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि निकालने गया तो क्या लिखेंगे वृत्त की परिधि बटा 2 प्लस कितना आपका हो गया व्यास। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, क्या है 2 पाई r, जब उसको भागा दिया तो कितना आया पाई r प्लस कितना आया 2r। आप क्या किए r से r कॉमा ले लिए तो कितना बच गया पाई प्लस 2, क्या बचेगा बाबू पाई प्लस 2। पाई का मान अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करने लाए तो पाई का मान कितना लिखा हुआ है 22/7। जब एलसीएम देंगे तो 22 प्लस 14/7, तो वहां पर कितना आया 36/7 इंटू कितना है आपका r। तो ये भी बोल सकते हैं अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना 36r/7, या फिर आप बोल सकते हैं कितना r ब्रैकेट पाई प्लस 2। जैसा आपका जरूरत रहेगा उसके हिसाब से आप क्या करेंगे इसका आंसर को रखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो आपका हो गया, क्या हो गया बाबू आपका इसमें ये अर्धवृत्त का परिधि हो गया, अर्धवृत्त का परिधि हो गया। अब थोड़ा सा इसके बाद चौथा नंबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या है बाबू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किसका आधा बोले थे हम, किसका आधा बोले थे वृत्त का, वृत्त का आधा बोले थे। तो क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या कौची है आधा है, वृत्त का क्षेत्रफल के आधा है मतलब 2, कहने का मतलब पाई r² बटा कितना बाबू 2, तो 1/2 कितना हो गया बाबू पाई r²। क्या लिखेंगे 1/2 पाई r²। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करने जाते हैं, इसको क्या करें थोड़ा सा सॉल्यूशन करें, जरा ध्यान से देखिएगा। 1/2 22/7 r², ठीक है, तो कटेगा कितना बार में 11/7 r²। ये क्या निकल कर आया, ये क्या निकल कर आया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसके रूप में है बाबू, तो किसके रूप में है, ये किसके रूप में है त्रिज्या के रूप में है, किसके रूप में है त्रिज्या के रूप में है। तो बोलिएगा कच्ची 11/7 r²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो गया 11/7 r²। अब यही बोलेगा किसके रूप में व्यास के रूप में करने के लिए, तो 1/2 पाई r का मान लिख सकते हैं d/2 बाबू, क्या लिख सकते हैं एगो फॉर्मूला आपका इधर हुआ, क्या लिख सकते हैं d/2। अब पाई का वैल्यू बोला जाए दोस्त, पहले इसको कर लीजिए सॉल्यूशन 1/2 पाई d² बटा कितना हो गया पाई d² बटा कितना हो गया 4, 4 दूनी 8 पाई d²। किसका फॉर्मूला बन गया बाबू, एक तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन गया 1/8 पाई d²। ये किसके रूप में है दोस्त, ये किसके रूप में है, ये किसके रूप में है व्यास के रूप में है। ये व्यास के रूप में अगर फॉर्मूला पूछ देगा तो क्या बताइएगा आप, क्या बताइएगा 1/8 पाई d², 1/8 पाई d², क्या बताना पड़ेगा आपको 1/8 पाई d²। पाई का मान बोला जाए
1/8 पाई का मान 22/7। यहाँ पर कितना है बाबू डी स्क्वायर। तो ठीक है, इसको गुना कट करो, इसको कितना बार में, ये नीचे 4 रहेगा, ऊपर 11 रहेगा, तो 11/28, 7×28 डी स्क्वायर। ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 11/28 डी स्क्वायर। किसका फार्मूला, किसका फार्मूला, किसका फार्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला। आप किसके रूप में बोल सकते हैं, अगर व्यास के रूप में पूछेगा तो आप ये भी बोल सकते हैं 11/28 डी स्क्वायर, 11/28 डी स्क्वायर। या फिर बोल सकते हैं 1/8 पाई डी स्क्वायर। किसके रूप में बोल सकते हैं बाबू, ये किसके रूप में बोल सकते हैं, व्यास के रूप में। अगर त्रिज्या के रूप में पूछेगा तो क्या बोलेगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, या 11/7 आर स्क्वायर, या 11/7 आर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। किसका फार्मूला बोल सकते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है आपको, 2 आपका त्रिज्या में, 2 आपका कौची में, व्यास के रूप में। ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सोल्यूशन आप कर देते हैं हम आगे, देखिएगा। अभी हम आपके सामने क्या लिखा था, अर्धवृत्त का परिमिति, क्या लिखा था बाबू, अर्धवृत्त का परिमिति मतलब परिधि क्या था, क्या था, r इंटू पाई प्लस कितना बाबू, r इंटू पाई प्लस कितना था, 2 था, r इंटू पाई प्लस 2 था। या फिर हम क्या लिखे थे, या फिर क्या लिखे थे, 36r बटा कितना 7। ये नहीं लिखे थे दोस्त, ये नहीं लिखा गया था 36r बटा 7। अब थोड़ा इसी को थोड़ा सोल्यूशन यहाँ पे ले आइए, पहले इसको ले आइए। क्या लिखा हुआ है, r इंटू पाई प्लस, r इंटू पाई प्लस 2, r का मान बोला जाए, r का फॉर्मूला ही ना है, ध्यान से देख बाबू, अरे क्या है, r का फॉर्मूला ही ना है, किसके रूप में है, किसके रूप में है। अगर पूछ देगा कि अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला बोले किसके रूप में, व्यास के रूप में, तो क्या बोलेगा, d/2 ब्रैकेट में पाई प्लस 2, d/2 ब्रैकेट में पाई प्लस 2। किसका फॉर्मूला हो गया बाबू, ये अर्धवृत्त की परिधि का, किसका फॉर्मूला है, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना हो गया, d/2 ब्रैकेट में पाई प्लस 2, इसका फॉर्मूला है। अब चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन मार लेते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखल है, 36r बटा 7। तो क्या दोस्त, यहाँ पर 36r, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, d/2, कैंसिल करो इसको, कितना बार में, 18 बार में। तो 18 बटा कितना हो गया 7, 18 बटा कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ही 7 d। किसके फॉर्म में है, ये भी किसके फॉर्म में है, व्यास के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, व्यास के फॉर्म में। अगर पूछेगा आपसे अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला अगर आप अंक में बोलना चाहते हैं तो अंक में बोलिए, अगर पाई के रूप में बोलना चाहते हैं तो पाई वाला रूप में बोलिएगा। ये किसके रूप में पूछ रहा था बाबू, तो व्यास वाला पूछ रहा था, तो ये बोल सकते हैं 18/7 इंटू डी, 18/7 इंटू डी। ठीक है, एक बोल सकते हैं d/2 पाई प्लस 2, d/2 ब्रैकेट में पाई प्लस 2। किसका फॉर्मूला हो गया बाबू, ये किसके रूप में है, तो ये सारा का सारा दोनों के दोनों व्यास के रूप में है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ। आपको कौन कौन सा पढ़ा है, अर्धवृत्त के त्रिज्या को क्या दिए, d/2, अर्धवृत्त के व्यास का 2r, और अर्धवृत्त का क्षेत्र, अर्धवृत्त का परिधि का क्या क्या दिया हम बाबू आपको, तो r ब्रैकेट पाई प्लस 2, या फिर दिए 36r बटा 7। यहाँ पर क्या लिखे बाबू, d/2 पाई प्लस 2, और यहाँ पर क्या दिया आपके लिए 18/7 इंटू डी। क्षेत्रफल में क्या किए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या किसका आधा आता है, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। तो क्या लिखे, पाई r स्क्वायर बटा 2, पाई r स्क्वायर बटा 2, तो 1/2 पाई r स्क्वायर। अब इसको हमने क्या किया, इधर लेकर गया, पाई का मान कितना रखा हमने, 22/7, कैंसिल किए तो 11 बटा कितना हो गया 7 r स्क्वायर। तो आपको त्रिज्या के रूप में पूछेगा तो आप ये भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं। अगर उसके बाद अगर व्यास के रूप में खर्च करने के लिए बोलता आपको है तो क्या लिखेंगे, r का जगह पर ही d/2, यहाँ 1/2 पाई d/2 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 1/2 पाई d का स्क्वायर, नीचे कितना है 2 दूनी 4, गुना करें तो कितना हो जाएगा 1/8 पाई डी स्क्वायर। आपको कहेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए तो क्या बोलेगा, किसके रूप में पूछिएगा, बोलेगा सर कि हाँ आपको बताना होगा किस रूप में, व्यास के रूप में। तो व्यास के रूप में कितना हो गया बाबू, 1/8 पाई डी स्क्वायर। या फिर उसको आगे बढ़ेंगे तो पाई का वैल्यू रखेंगे तो कितना कटकुट कराएगा बाबू आपका, यहाँ पर ही 11/28 डी स्क्वायर। ये 4 गो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड के एग्जाम में कि आपको कैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा है। अब थोड़ा सा 3 गो और है, इसमें तीनों बताते हैं आगे।
ध्यानपूर्वक देखेंगे। माइंड को थोड़ा एक्टिव रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देंगे तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा ध्यान रखिएगा और स्पीड बनाइए कि कभी कदाल ऐसा भी हो सकता है कि साथ साथ ही उड़ेले भी चलिए, ठीक है ना। थोड़ा वजन कम पड़ेगा। उड़ेले का मतलब समझ में आ रहा है ना, पढ़ेले भी जा रहे हैं और छापले भी जाए, कुछ कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर ही देखा इसकी छापता, तेजकन चलता है छापता है तो, लेकिन साथ में बहुत कनो छापे लगता है। हाँ सर समझ में आ रहा है। जब पूछा जाता तो कहता क्लास में एब्सेंट थे। क्या भाई रेड रेड वाला शर्ट आदमी यही ना बोलता है, क्लास से एब्सेंट थे। चलिए ये क्या है बाबू, ये क्या दिए थे हम, अर्धवृत्त दिए थे। ये हो गया आर प्लस आर, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, आई हो गया कितना बाबू बी। आर प्लस आर है ना, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, अब बताया जाए इसमें से क्या ये त्रिज्या है कि कुछ और है, क्या है बाबू ये वाला, ये क्या पा रहे हैं हम, इसका त्रिज्या पा रहे हैं। और भी त्रिज्या पारा जा सकता है इसमें, और भी पारा जा सकता है, जितना मन करे उतना पार सकते हैं, पार सकते हैं, पार सकते हैं, पार सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में त्रिज्याओं की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। क्या होती है दोस्त, अर्धवृत्त में त्रिज्याओं की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। अर्धवृत्त में त्रिज्याओं की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। अब यहाँ पर व्यास, व्यास के है पारा हुआ, व्यास के उसमें है, ढेर मनी है कि अकेले खाली बेचारा यहां से यहां तक, ढेर मनी है नहीं। तो क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में व्यासों की संख्या, व्यासों की संख्या कितना है, एक होती है। बस इस बात को ध्यान रखना, वृत्त में व्यासों की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है, लेकिन अर्धवृत्त में क्या होता है, तो बाबू एक होता है। ठीक है ना। अब इसमें और ध्यान देना है, अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होता है बाबू, व्यास होती है। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होता है बाबू, व्यास होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अर्धवृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है, अर्धवृत्त में व्यासों की संख्या एक होती है, और अर्धवृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होता है बाबू, तो व्यास कहलाता है। ठीक है ना, सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, व्यास कहलाता है। यहां तक आपका अर्धवृत्त का क्या रहा थ्योरी। नेक्स्ट क्लास जब पढ़ाएंगे तो इसका क्वेश्चन के साथ वृत्त का, अर्धवृत्त का, दोनों का क्वेश्चन मिक्स करके इसमें आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। अब आज चलते हैं आगे, कुछ फॉर्मूला का डिस्कशन करते हुए कुछ कुछ बच्चे से हम क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। यहाँ पर ही थोड़ा ध्यान पूर्वक दीजिएगा। आप लोग को जो अभी पढ़ाए हैं उसमें से आपको समझ में नहीं आया है या आया है तो आप उसमें से आंसर क्लियर करिएगा हमको। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो हम कुछ क्वेश्चन लिखाना चालू करते हैं और थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चनवा कम से कम उतारने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चनवा कम से कम रेडी रहिएगा क्वेश्चनवा के लिए। क्वेश्चन के लिए कम से कम रेडी रहो। थोड़ा स्पीड से बाबू चलते चलेंगे, हाथ को बहुत स्पीड भगाइएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, पहला हम लिखा है वृत्त की परिधि, दूसरा में क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। सेकंड नंबर में है पाई आर स्क्वायर। थर्ड नंबर में है 1/3 पाई आर स्क्वायर। फोर नंबर में है कोई नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा नंबर में आइए,
वृत्त का परिधि, एक और है वृत्त का परिधि। ये आपका किसके रूप में है बाबू? तो त्रिज्या के रूप में, त्रिज्या के रूप में है, क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी किसके रूप में पूछा गया बाबू? तो त्रिज्या के रूप में पूछा गया है। किसके रूप में है? त्रिज्या के रूप में। वहां पर इस तरह देगा नहीं कि त्रिज्या के रूप में है या फिर क्या के रूप में है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और ये आपका कौची के रूप में है? व्यास के रूप में। अथवा तो फास्ट हाथ तो लिखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। पाई डी, 2 पाई डी, थर्ड में पाई डी बटा 2, 4 में यहां पर ही कोई नहीं, लेकिन आप लोग हैं बैठे हुए। चौथा नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल, व्यास के रूप में। यहाँ पहला हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा 1/2 पाई डी स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा 1/4 पाई डी स्क्वायर, और यहाँ पर चौथा हो जाएगा सभी। चलिए चलिए, थोड़ा बहुत ध्यान देना है, थोड़ा बहुत। चलिए बोर्ड पर सारे बच्चे देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या लिखे हैं? वृत्त की परिधि किसके रूप में है? त्रिज्या के रूप में। इसमें से ऑप्शन चूज कीजिए। क्या है पहला ऑप्शन? 4 पाई आर स्क्वायर, पाई सॉरी 4 पाई आर, फिर उसका क्या है? पाई आर, 2 पाई आर, कोई नहीं। कौन सा आंसर होना चाहिए? कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है? चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? समझने में दिक्कत है? अगला में बढ़िए। वृत्त का क्षेत्रफल, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा? ऑप्शन नंबर कितना? सेकंड। फिर उसके बाद आते हैं वृत्त की परिधि कौन के रूप में? व्यास वाला में, सबके डी के रूप में लिखा है। बताइए कौन सा होना चाहिए? कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? पहला है ना। और कोई है? अगला ये क्या चीज लिखा है? वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा इसमें से? बताइए कितना होगा? 1/4 पाई डी स्क्वायर। जल्दी से प्रिंट आउट में मार ले जाइए। थोड़ा जल्दी ले करना बाबू, 16 क्वेश्चन है, फिर टाइम लग जाएगा, फिर ज्यादा फिर वैसे। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर एग्जाम में अगर इस तरह से पूछ दे तो आप ध्यान रखिएगा, छूटना नहीं चाहिए वहां पर ही, ठीक है ना। ये नहीं कि सर हमको आर में पढ़ाए हैं, व्यास में नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अभी अंक वाला देना बाकी है, अंक वाला भी हम देते हैं, ठीक है ना। अंक वाला भी बाकी है। जो वैल्यू रखते हैं हम लोग, पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। चलिए ठीक है। वृत्त का परिधि है बाबू, फिर से 22/7 इंटू आर, दूसरा में 22/7 इंटू डी, तीसरा में 44/7 इंटू आर, चौथा में 44/7 इंटू डी, ठीक है। छठा में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा इसके लिए? अब यहाँ पर ही 1/2 आर स्क्वायर, दूसरा में 22/7 आर स्क्वायर, तीसरा में
आपका यहाँ पर 44/7 आर स्क्वायर, चौथा में आपका 44/7 डी स्क्वायर। ठीक है बाबू। उसके बाद सातवां नंबर है अर्धवृत्त पर आ गए हैं। अर्धवृत्त का परिधि क्या बाबू? अर्धवृत्त का परिधि किसके रूप में है? त्रिज्या या व्यास के रूप में। किसके रूप में बाबू? त्रिज्या या फिर व्यास के रूप में बोलना है हमको। पहला में आते हैं यहाँ पर ही तो d इंटू पाई प्लस 2। दूसरा में आते हैं यहाँ पर लिखेंगे r इंटू पाई प्लस 2। तीसरा में आते हैं यहाँ पर देखने के लिए तो पाई r। चौथा में चलेगा आपका यहाँ पर ही पाई d। चौथा में क्या चलेगा? पाई d। 8वां नंबर क्वेश्चन, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये भी आपका किसके रूप में है? तो त्रिज्या या फिर व्यास के रूप में। क्या है बाबू? त्रिज्या या फिर व्यास के रूप में। पहला 1/2 पाई आर स्क्वायर, दूसरा में यहाँ पर ही 1/2 पाई डी स्क्वायर, तीसरा में आपका यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर, चौथा में आपका यहाँ पर ही है पाई डी स्क्वायर। ठीक है बाबू, आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। इधर लिखते हैं, अगर बनते जाता है तो उड़ाते भी जाइएगा, छोड़ना नहीं है। 9वां नंबर, अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि यहाँ कुछ अंक के रूप में हो जाएंगे। पहला 18r/7, दूसरा में 36r/7, तीसरा में आपका यहाँ पर हो जाएगा 54d/7 और चौथा में आपका हो जाएगा 72r/7। 10वां नंबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 11/7 आर स्क्वायर, दूसरका में आ जाएगा आपका यहाँ पर ही 22/7 डी स्क्वायर, तीसरका में यहाँ प्राप्त हो जाएगा 22/7 इंटू डी स्क्वायर, चौथा में यहाँ प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर सभी लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में, वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या, वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है? क्या बाबू, क्या लिखे हैं? वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है? पहला में 100, दूसरा में 121, तीसरा में आपका अनगिनत, मतलब कि अनगिनत, चौथा में आपका हो जाएगा 500। ठीक है। आते हैं 12 नंबर में, वृत्त में व्यासों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? वृत्त में व्यासों की संख्या कितनी होती है? पहला में 99, दूसरा में आपका आ जाइए 192 और यहाँ पर आप प्राप्त कीजिए तीसरा में 301। कितना बाबू? 301। चौथा में है अनगिनत। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा पारापारी। ठीक है। देखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला अभी दिए थे, मतलब पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? कौन सा? ये होगा, ये होगा, ये होगा। कौन सा होगा? 44r/7। चलिए इसमें से कौन सा होगा? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा? 22/7 आर स्क्वायर। उसके बाद अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला बोलिए। जब यहाँ बोर्ड पर बताया जाए तो थोड़ा यहाँ बोर्ड पर देखिए, आप लोग विद्वान मत बच जाइए। ठीक है ना। जब आप लोग उतारने बोला जाए तो उतारिए। अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला त्रिज्या या व्यास के रूप में है। बताइए कौन सा होगा इसमें से? कौन सा? दूसरा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा इसमें से है? कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है? तो पहला है। चलिए यहाँ पर आइए, अर्धवृत्त का परिधि कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा? क्या बताएं बाबू? तो दूसरा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का इसमें से चेक कीजिए, इसमें से कौन सा है? कौन सा है? कोई नहीं लग रहा है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कौन लग रहा है? देखो तो, पहला है। देखो चेक करो, आया था पहले, आया था। ठीक है ना, यही आया था। चेक करो तो पहले, यही था ना, पहले का था ना। क्या था इसमें से?
11/7 आर स्क्वायर। अब वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है? 500। कितनी होती है? अनगिनत। वृत्त में व्यासों की संख्या कितनी होती है? चलिए, कोई दिक्कत है? आए, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार मिला लीजिए। वृत्त की परिधि के लिए जो है आपका लगाया हुआ है सारा कुछ, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, डायरेक्ट बोलते हैं, लिख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? क्वेश्चन लिखिए 13 नंबर, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? अर्धवृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है? अर्धवृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है? अर्धवृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है? अर्धवृत्त में व्यासों की संख्या कितनी होती है? अर्धवृत्त में व्यासों की संख्या कितनी होती है? अर्धवृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? अर्धवृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? ठीक है, ऑप्शन अपना देख लीजिएगा, ऑप्शन जरूरी थोड़ा है, अपना कर लीजिएगा। इतना ऑप्शन दिए ना 12 क्वेश्चन का, ये आपका क्या हो गया? वृत्त और अर्धवृत्त से जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फॉर्मूला से बनता था वो आपके सामने हम क्या किए, ला कर रखे। इसमें से कोई भी आए तो छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों लोगों के पास जरूर भेजें ताकि उससे ये पढ़ सके, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे क्या चीज पढ़ाने के लिए? नेक्स्ट क्लास में क्या चीज मिलेगा? वृत्त और अर्धवृत्त से दोनों का मिक्स प्रॉब्लम आपको मिलेगा। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन दोनों को हम बताएंगे आप लोग के बीच में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वीडियो को सब्सक्राइब कर मतलब कि दूसरे लोगों के पास शेयर करें थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।